नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है केएमडी क्लासेज बाय के.आर. चौधरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम संख्या पद्धति पर अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लासेज में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम ये जानना चाहेंगे दोस्तों कि परीक्षाओं में संख्या पद्धति पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड क्या रहा है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको किस अप्रोच से हमें हल करना है दोस्तों। तो बने रहिएगा केएमडी क्लासेस बाय के.आर. चौधरी यूट्यूब चैनल पे और देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और हमें किस प्रकार से उनका हल निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ये लेसन रहेगा वो लेसन रहेगा संख्या पद्धति से आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। और एक्चुअल में अगर बात करें दोस्तों तो हमने उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है इनके इस क्लास के अंदर जो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में आए हुए प्रश्न हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ हम कैसे कम से कम समय में इन प्रश्नों का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसी कड़ी में हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। देखिए स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 1 है 342 इंटू 348 इंटू 316 में इकाई अंक या एकक अंक, ध्यान देना दोस्तों, इकाई अंक या एकक अंक क्या होगा। अर्थात ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो आपसे यहां इकाई अंक पूछा जा सकता है या फिर एकक अंक पूछा जा सकता है, बात एक ही है दोस्तों। तो जैसा कि आपके सामने है, देखिए 342, 348 और 316 इनको आपस में जब गुणा करेंगे तो इकाई के अंक का हमें पता लगाना है कि इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों। ये प्रश्न है हमारा। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए इस पर किसी प्रकार की कोई घात नहीं है। अगर घात होती है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे भी, घात वाले सवाल भी आएंगे, तो उनको किस प्रकार से हल करेंगे। इसमें कोई घात नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक घात है अपने आप ही, और इकाई का अंक या एकक अंक ज्ञात करना है दोस्तों। इसीलिए इनके जो इकाई के अंक हैं दोस्तों उनको आप उठाइए। जब आप इकाई के अंक को उठाएंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 2 इंटू, यहां इकाई का अंक है 8 तो 2 गुणा 8 और इसमें इकाई का अंक है 6। इनको जब आप गुणा करेंगे दोस्तों तो देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 6, 96 आएगा दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों? 96। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब इन संख्याओं को आपस में गुणा किया जाएगा तो उसमें जो इकाई का अंक है, अब यहां देखिए दोस्तों इकाई का अंक कितना आया आपके पास, 6, तो आप ये कहेंगे कि इकाई का अंक 6 आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे घात वाली हो या बिना घात वाली हो, आप बिल्कुल सेकंड्स के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। हम इतनी बड़ी संख्या को वहां गुणा करने नहीं बैठेंगे, और अगर गुणा करेंगे तो पूरा टाइम एक ही अपने क्वेश्चन में लग जाएगा दोस्तों। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान देना है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे हल करना है। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके समझ में आ गया होगा। 342 इंटू 348 इंटू 316 में इकाई अंक या एकक अंक ज्ञात करना है, तो हम इनके इकाई अंक उठाएंगे और इनका गुणा करेंगे। गुणा में जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक ही इन संख्याओं को गुणा करने पर आने वाली संख्या का इकाई का अंक होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार नीचे देखिए दोस्तों 122 की घात 173 के गुणनफल में एकक अंक है। अब एकक अंक का मतलब क्या है दोस्तों? एकक का मतलब है इकाई। क्या है दोस्तों? इकाई। अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, एकक अंक या इकाई अंक, ठीक है ना। यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि 122 की जो घात, यहां घात आ गई है 173। जब दोस्तों किसी संख्या के ऊपर घात हो, उसको जब हम हल करें तो कैसे हल करें, देखिए हो सकता है ये घात 1 अंक में हो सकता है ये घात 2 अंकों में हो सकता है ये घात 3 अंकों में हो या 3 से ज्यादा अंकों में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। आपको करना क्या है, घात वाले प्रश्नों में हमेशा ध्यान देना है
कि घात जो है आपको अंतिम, जैसे यहां 3 डिजिट के अंदर घात है 122 की घात 173, इसमें 3 डिजिट है दोस्तों 173। आपको केवल और केवल 2 डिजिट पे ध्यान देना है, इकाई और दहाई वाले डिजिट पे। वो कितनी है? 73। कितनी है? 73। तो दोस्तों घात वाले सवालों में आपको क्या करना है कि यहां ध्यान रखें, हमेशा घात में 4 से भाग देंगे। ठीक है, घात में 4 से भाग देकर देखते हैं। अब देखते हैं तात्पर्य क्या है, भाग देकर देखते हैं। देखिए भाग दो, 73 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? 4 एकम 4। ठीक है, 73 में जब आप भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, कितना बच गया? 3। फिर उतारा 3, 4 अट्ठे 32, कितने बार? 18 बार पूरा पूरा भाग गया। शेष कितना बचा दोस्तों? 1, यानी एक शेषफल बच रहा है दोस्तों। कितना शेषफल? एक शेषफल बच रहा है। इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए अब करना क्या है, यहां 122 है, 122 इसकी घात हमने 73 में 4 का भाग दिया। समस्त घातों वाले सवाल में जो भाग देना है वो 4 से देना है। अब 4 से जब आप भाग देंगे तो 2 स्थितियां पैदा होगी, या तो कुछ शेष बचेगा, ठीक है, जैसा कि इसमें है, हमने 73 में 4 का भाग दिया, 18 चौक 72, 18 बार पूरा पूरा भाग गया और 1 बच गया, तो हम उस बचे हुए को यहां घात बना देंगे। कितना बचा हमारे पास? 1 बचा, तो यहां हम घात 1 लगा देंगे दोस्तों। कितना लगा देंगे? 1। दूसरी कंडीशन ये पैदा होती है दोस्तों कि हमने 4 से भाग दिया और पूरी बार भाग चला गया। जैसे मान लो यहां 173 नहीं होता, सपोज कीजिए यहां पे 173 नहीं होता, यहां पे पावर के अंदर आपके पास 172 ही होता, तो आप जब 172 में 4 से भाग देते दोस्तों, 4 चौके 16, 1 बच गया, 2 उतारे, 4 तिये 12, यानी कि 43 बार पूरा पूरा भाग गया और शेषफल 0। अब जब शेषफल 0 आ जाता है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उस अंक की घात 0 नहीं रखनी है। आपको फिर कैसे लिखना है? 122 की घात 0 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको जब 0 प्राप्त होती है तो आप कैसे लिखेंगे? जब पूरा पूरा भाग गया, शेषफल 0 आया, तो आपको इसको लिखना है 122 की घात 4। जब पूरी बार भाग चला जाए तो घात 4 रखनी है, और जब पूरी बार भाग नहीं जा रहा है तो जो शेषफल बचता है उसी को घात पे रखना है। तो दोस्तों अपना जो सवाल था वो सवाल ये था कि 122 की घात कितनी है? हमारे पास 122 की जो घात है वो थी 173। कितनी थी दोस्तों? 173। इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये हमारा प्रश्न था। तो दोस्तों देखिए हमने क्या कहा कि घात में 4 से भाग देकर देखते हैं, जो भी शेष बचेगा उसी को घात बना देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां हो गया 122 की घात, हमने भाग, और भाग आप 173 में भी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम संख्याएं हमारे पास हो, तो आप केवल इकाई और दहाई 2 अंकों में भाग देंगे। 73 में 4 का भाग देंगे तो 18 चौक 72, 1 बच गया, यहां 1 लगा दीजिए दोस्तों। अब आपको केवल और केवल इकाई या एकक अंक ज्ञात करना है, इसीलिए या लगाकर आप यहां लिख सकते हैं इसका इकाई का अंक 2 है, तो 2 की पावर कितनी है ऊपर? 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि 122 की पावर 173 को जब हम हल करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है कि 122 इंटू 122 इंटू 122 कितने बार लिखना है आपको दोस्तों? आपको लिखना है 173 बार, और जब आप उनको गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। इसको हम सेकंड्स के अंदर हल करेंगे, और हल हो गया है दोस्तों आपके सामने। ये बिल्कुल चुटकियों में आप इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। 122 की घात 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या होगा? हमने 4 का भाग दिया, 18 चौक 72, 1 बचा, पावर 1। इकाई का अंक उठाइए, घात उठाइए, 2 की घात 1, यानी ये आ गया 2 एकम 2। तो ये आपका आंसर हो गया है कि 122 की पावर 173 को जब हम गुणनफल के रूप में हल करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 2 आएगा। ये ऑप्शन में आपको वहां दिया गया होगा, उसी को आप टिक लगाएंगे कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रही है, और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आते हैं दोस्तों, तो आज सारी कंफ्यूजन आप दूर करिए। देखिए नेक्स्ट सवाल है अपना,
देखिए दोस्तों, 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72। इसमें जब हम इनको हल करते हैं, गुणा करते हैं इनको आपस में, तो एकक अंक क्या है, और एकक का मैंने आपको बताया, एकक यानी इकाई अंक। एकक यानी इकाई अंक क्या है दोस्तों? तो वो ही बात, जब घात है तो हम घात को 4 से डिवाइड करेंगे। पूरी बार अगर भाग चला जाता है, शेषफल 0 आता है, तो घात 4 मानेंगे। और अगर पूरी भाग नहीं जा रहा है, कुछ शेषफल बच रहा है, तो उस शेषफल को ही हम क्या कर देंगे? घात मान लेंगे। और मैंने पहले ये भी कहा कि घात में 1, 2, 3, 4 कितने भी अंक हो सकते हैं, आपको 4 का भाग केवल 2 ही में ही देना है, इकाई और दहाई में। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपका आंसर आएगा। देखिए यहां 45 था, 45 में हमने 4 का भाग दिया, ठीक है, 4 से ही डिवाइड करेंगे, चाहे कोई सा ही घात का प्रश्न हो, इकाई अंक निकालने के लिए। तो देखिए इसमें आ गया अपने पास 11 चौके 44, 12 चौके 48 ज्यादा हो गया, 11 चौके 44। दोस्तों 11 बार पूरा भाग गया और 1 बच गया, तो शेषफल 1 है दोस्तों, ठीक है। अब 1 शेषफल है, तो दोस्तों कैसे लिखना है? देखिए इसका इकाई का अंक ले लीजिए, क्योंकि आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 7 की पावर 1 समझ में आ गई होगी आपके। 45 में 4 का भाग दिया, 11 बार गया, 11 चौके 44, तो 1 बच गया, तो हमने 7 की पावर कितनी रखी? 1। ठीक है दोस्तों, गुणा, अब यहां देखिए 72 में भाग दीजिए 4 का, 18 चौक 72, पूरा गया 18, 18 बार 18 चौक 72, 72 में हमने 4 का भाग दिया, तो 18 बार भाग गया, 18 चौक 72। क्या शेषफल आया? 0। तो क्या हम इसका इकाई का अंक 1 है तो इसकी घात 0 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे दोस्तों। क्यों नहीं लिखेंगे? जब पूरी बार भाग चला जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम उसकी घात कितनी रखेंगे दोस्तों? जिसमें पूरा भाग जाता है उसकी घात हम 4 रखेंगे। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। एक बार आप समझेंगे, आप चुटकियों में हल करेंगे, सेकंड्स में हल करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा प्रश्न हो। तो देखिए इसमें एकक अंक निकालने की बात है, तो आपने एकक अंक कितने आसानी से निकाल दिया है। इकाई का अंक देखिए 7 की पावर 1 है, इसका मान होगा दोस्तों 7 एकम 7। 1 की पावर 4 है, यानी 1 को आप 4 बार लिखेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो भी वो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। और 7 एकम क्या रहेगा? 7। तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? इकाई का अंक 7 आएगा दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा कि 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72 में जब हम हल करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा? हमने अच्छे से किया कि 7 की घात क्या लगाएंगे? 45 में 4 का भाग दिया, तो देखिए 11 चौक 44, 11 बार भाग गया, 1 बच गया, तो 7 की पावर 1 बना दी। 621 में इकाई का अंक 1 है, इसकी घात कितनी लिखेंगे? 72 में 4 का भाग दिया, 18 बार गया, 18 चौक 72, तो पूरा भाग गया है। जब पूरा भाग चला जाता है तो पावर 4 रखेंगे। 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही होता है, 7 की पावर 1 का मतलब 7 एकम 7 हो गया। अब ये टोटल आया 7 इंटू 1 यानी कि 7, तो इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिए 122 की घात 372, 122 की घात 372 प्लस का चिन्ह है दोस्तों 122 की घात 373। इसको जब हम हल करते हैं, अब हल करने का मतलब क्या है कि यहां पर हमें इसको जोड़ना है, तो उसमें एकक अंक अर्थात इकाई का अंक क्या होगा? बात वही है, घात वाले प्रश्न है दोस्तों, चाहे गुणा में हो चाहे जोड़ में हो। तो देखिए 122 की पावर जो है 372, 2 अंक ले लीजिए दोस्तों और भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे, 18 चौक 72, पूरा भाग गया, तो इसकी पावर 0 बची, लेकिन 0 जब बच जाती है, पूरा भाग चला जाता है, तो हम कितना लिखते हैं घात के रूप में? 4 लिखते हैं दोस्तों। बिल्कुल 4 लिखेंगे जब पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, प्लस का चिन्ह है 122, इसकी घात देखिए यहां है 73, 73 में 4 का भाग दीजिए, 18 चौक 72, 1 बच गया, तो इसकी घात 1 डाल दीजिए। अब देखिए इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इन दोनों में से भी इकाई अंक ले लीजिए आप। इन दोनों में इकाई का अंक है यहां 2, यानी 2 की घात 4 प्लस यहां भी है 2, 2 की घात 1। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 2 की घात 4 का मतलब देखिए 2 इंटू 2, 4 बार करेंगे, इंटू 2 इंटू 2, ये इसका मतलब है 2 की घात 4 का मतलब, इसको 4 बार गुणा करना है। फिर प्लस
ये आ गया आपका प्लस, और 2 की घात 1 यानी इसको आपको 2 एकम 2 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 अर्थात आंसर आया 18। अब पूछा है इकाई का अंक क्या होगा, इसको जब हल करते हैं तो इकाई का अंक दोस्तों देख लीजिए आपके पास आ गया है 18 में से इकाई का अंक 8। आप कहेंगे इसका इकाई का अंक 8 होगा। चुटकियों में हल होगा दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई सा भी सवाल हो। बने रहिएगा आप केएमडी क्लासेस पर, हर समस्या का समाधान, केएमडी उसका नाम। ओके दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। और याद रखना दोस्तों कि ये सारे के सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, जिनको हम जब परीक्षा में देखते हैं तो जानकारी के अभाव में अपने हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। देखिए 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, ध्यान देना कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है दोस्तों। प्राकृत बता रहा है यानी n बराबर, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है दोस्तों। इसीलिए यहां पर n जहां भी है उसका तात्पर्य है 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, सदैव निम्न में से किस से विभाजित होगा? क्या वो 15 से विभाजित होगी, क्या वो 28 से विभाजित होगी, क्या वो 48 से विभाजित होगी, क्या वो 63 से विभाजित होगी, किस से विभाजित होगी? ठीक है, तो हमें प्रश्न को देखते ही धारणा नहीं बनानी है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से हो पाएगा, लेकिन जब हम समझेंगे तब हो पाएगा ना। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो दोस्तों n का मान हो गया 1 2 3 अनंत तक। तो देखिए सबसे पहले 1 है, तो अब हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n किससे विभाजित होगा? n है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में सबसे पहली संख्या कौन सी है दोस्तों? देखिए प्राकृत संख्या जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो पहली संख्या है दोस्तों 1। तो 1 रख दीजिए दोस्तों, क्या रख दीजिए, जहां भी n है वहां 1 रख दीजिए। तो देखिए यह हो जाएगा आपका 2 की घात 6 गुणा n का मान 1 रख दीजिए। ठीक है, फिर माइनस ये वाला 4 की घात 2n, 4 की घात 2n, ध्यान देना 2n एक गणित की संख्या है, ठीक है, एक इंग्लिश की संख्या है, ये बीजीय व्यंजक है, चर और अचर। तो इसीलिए जब ऐसी संख्या आ जाए तो इसका तात्पर्य होता है 2 गुणा n। हमेशा ध्यान देना, गणित और अंग्रेजी की संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का चिन्ह होता है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 2n है, तो 4 की पावर 2 इंटू n का मान हम 1 रख ही रहे हैं। आपको पता है क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो पहले 1 ही रख देते हैं। ये रखा हमने 1। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से आप इन सवालों को हल कर पाएंगे दोस्तों। आगे चलिए, आगे चलने पर आप पाएंगे 2 की पावर 6 एकम 6, 2 की पावर 6 एकम 6 माइनस 4 की पावर 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको जब आप हल करेंगे 2 की पावर 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 और ये 6। 2 की पावर 6 थी, 6 बार लिख दिया, माइनस 4 की पावर 2 यानी कि 4 गुणा 4। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए और आपस में घटा दीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 माइनस 4 चौके 16। बताइए 64 में से जब आप 16 माइनस करते हैं दोस्तों तो क्या आएगा? 14 में से 6 गए तो 8, यहां 5 में से 1 गए तो 4, 48 ही आया ना। तो दोस्तों आप लिखेंगे कि ये जो 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, जहां n एक प्राकृत संख्या हो, हम 1 रखे देखेंगे तो निम्न में से सदैव किससे विभाजित होगा? तो ये विभाजित होगा दोस्तों 48 से। ये देखिए 15 से नहीं, 28 से नहीं, 48 से बिल्कुल होगा, 63 से नहीं, आंसर हो गया सी। चुटकियों में आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपको सवाल को देखकर हड़बड़ाना नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो भी सवाल हों उनमें
स्पष्ट कहा गया है कि n एक प्राकृत संख्या है, तो आप दोस्तों 1 से ही मान रखना शुरू कर दें। और ऑप्शन में अगर फिर आपके पास मान लीजिए नहीं मिलता है तो आप 2 रख देवें, 3 रख लेवें, लेकिन जनरली 1 से ही हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप इनका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, n के किस पूर्णांक मान के लिए 3 की घात n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। देखिए n के किस पूर्णांक मान के लिए, यानी प्रश्न ये है कि 3 की पावर n प्लस 9n प्लस 5, इसकी जो वैल्यू आएगी इसको 3 से क्या देना है, भाग देना है, और भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए हम वही ज्ञात करेंगे, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो n सबसे पहले 1 रख के देखेंगे दोस्तों, हल कीजिएगा, अभी आंसर आ जाएगा। 3 की घात n प्लस 9n प्लस 5, ये हमारा प्रश्न है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि n बराबर हम कितना रख रहे हैं, 1। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए 3 की पावर 1, ठीक है, n बराबर 1 ले रहे हैं, प्लस 9 इंटू n यानी कि 1 प्लस 5, क्या मान आया दोस्तों, मान आया 3 की घात 1 का मतलब 3 प्लस 9 एकम 9 प्लस 5। दोस्तों 3 9 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 9 3 12 और 5 17। कितने आएंगे, 9 3 12 और 5 17। इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसकी 3 की घात n प्लस 9n प्लस 5, इसकी वैल्यू आई है 17। आगे पढ़िए, इसकी वैल्यू को 3 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि ये जो 17 आया है उसमें 3 से भाग देना है। तो देखिए भाग जब आप देंगे 3 से तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा दोस्तों, क्या शेष बचेगा। 17 में भाग देने के लिए कहा गया है 3 से, तो देखिए 3 पंजे 15। दोस्तों शेषफल क्या आया पता है आपको, शेषफल आया 2, और 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना इजी प्रश्न है दोस्तों। देखिए 3 की घात n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा n के पूर्णांक मान के लिए। और पूर्णांक पता है आपको, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक उदासीन भी होते हैं। ठीक है, तो हमने धनात्मक मान लिया 1 2 3, ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग कहां से की, 1 से की, और 1 जब हम रख के देखेंगे, ऐसी कंडीशन में जनरली आप 1 रखा करें, आंसर आ जाएगा। इसमें जहां भी n था 1 रखा, 1 रखने पर मान आया 17, 3 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा, 3 पंजे 15, 2 शेष रहेगा। ये आपके ऑप्शन में वहां रहेगा, किसी न किसी ऑप्शन में, और आप आंसर लगा देंगे दोस्तों। चुटकियों में हल होगा, सेकंड्स में हल होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है यदि n प्राकृत संख्या है। दोस्तों वही तरीका, घबराना है ही नहीं, प्रश्न का तरीका कुछ भी हो, हमें पता है कि n प्राकृत संख्या है, मतलब n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और हम कौन सा मान लेके हल करेंगे दोस्तों, 1 लेके हल करेंगे। देखिए 1 लेके हल करते हैं तो क्या होता है, आंसर आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। देखिए n की पावर 3 माइनस 1, ठीक है दोस्तों, एक नहीं है n की पावर 3 माइनस n, इसमें हम n का ले लेते हैं पहले 1, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1 की पावर 3 माइनस n का मान 1। अब देखिए इसका क्या नतीजा निकला, 1 की घात 3, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 और आगे क्या आया माइनस, यानी इसका मान आया 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। क्या ऑप्शन में है, किससे विभाजित है, नहीं है। तो दोस्तों नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटाइए, ठीक है। और हमें पता है कि n का जो मान होता है वो अनंत तक जाता है 1 से, तो दोस्तों हम ले लेंगे यहां पर 2।
तो देखिए n बराबर 2 लेने पर क्या होगा, n की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 माइनस n का मान 2। ठीक है दोस्तों, हल कीजिए इसको। 2 की पावर 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद फिर है -2, ये -2। तो देखिए गुणा वाली संख्या के ब्रैकेट लगा दीजिए, पहले गुणा हल होगा बॉडमास के नियम से। बॉडमास के नियम की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तब। फिलहाल ही देखिए 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, हम जानते हैं क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करना होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -2। क्या करना है, 8 -2। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, 8 में से 2 गए तो 6। तो कहने का तात्पर्य हुआ, ऑप्शन देखिए 3 से नहीं, 6 बिल्कुल आंसर, 12 नहीं, 18 नहीं। कहने का तात्पर्य n की जगह हमने 2 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 6 आई। कहने का तात्पर्य ये हुआ n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है। n यदि प्राकृत संख्या है तो आपका आंसर होगा 6 से विभाजित है। किससे, 6 से। जब 2 रखने से आंसर हो गया है तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आसानी से। और वैसे डायरेक्ट ही 2 आप इसमें उठा सकते थे दोस्तों। कैसे उठा सकते थे, क्योंकि हमें ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, हम यहां चाहते तो डायरेक्ट 2 ले सकते थे, हमने 1 इसलिए लिया ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। 2 इसलिए हम यहां 1 नहीं लेते क्योंकि 1 की पावर 3 जो है 1 होगी, और 1 माइनस यहां n का मान 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए 1 अपने को लेना ही नहीं था। तो इसीलिए ये बात अब हम आपको ये कह रहे हैं कि जब ऐसी कंडीशन हो कि यहां ही 1 - 1 0 हो गया तो आपको 1 नहीं लेना है, फिर 2 लेना है, और 2 आप लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है 6 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे हम देखते हैं। देखिए प्रश्न P तथा Q, ध्यान से पढ़े, प्रश्न क्या कह रहा है, P तथा Q दोनों ही कोई अंक हैं। ध्यान देना, दोनों ही क्या है, कोई अंक हैं। ठीक है दोस्तों, कोई अंक हैं। तो 5P9, ध्यान देना, 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8, अगर इसका टोटल किया जाए, 5P9 में 327 जोड़े जाएं और फिर इसमें जोड़े हम 2Q8, तो फिर ये क्या होगा, इसका टोटल मान हो जाता है 1114। ठीक है, ये बता रखा है। तो बताइए इसमें Q का, किसका, Q का संभावित अधिकतम मान, ध्यान देना दोस्तों, कौन सा मान, अधिकतम मान यानी बड़े से बड़ा मान क्या है। प्रश्न को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए। और ऑप्शन है आपके 9, 8, 7, 6। तो देखिए P और Q कोई अंक हैं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ही आसानी से समझना है। एक बार अगर समझ में आ गया तो कैसा ही प्रश्न हो आप आराम से हल करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है कि 5P9 इसमें अगर जोड़े जाए 327 और फिर इसमें जोड़ा जाए 2Q8, तो वैल्यू हो जाती है 1114। यही बात है ना, ठीक है। तो देखिए Q का संभावित मान पूछा है। अब हमारे पास इसमें देखिए, इस संख्या में ये P है, इसका मान पता नहीं है, इसमें तीनों ही मान पता है, 3, 2, 7। इसमें देखिए, इसमें Q का मान पता नहीं है और ये बराबर में रिजल्ट है इनका। तो देखिए मैं 5P और 9 को यहीं रखूंगा, प्लस में ये जो है 2Q8 इसको भी मैं यहीं रखूंगा, क्योंकि इसमें भी अज्ञात संख्या है, इसमें भी अज्ञात संख्या है। बराबर में है आपके 1114। अब देखिए इसके पास इधर क्या था, 327 था, ये बराबर के इधर ले जाइए। जब बराबर के दूसरी तरफ संख्या जाती है तो प्लस की माइनस में हो जाती है, माइनस की प्लस में हो जाती है, भाग की गुणा में हो जाती है, गुणा की भाग में हो जाती है। तो 327 जब बराबर के इधर जाएंगे तो ये इसमें से घट जाएंगे, -327। अब देखिए दोस्तों,
1114 में से जब आप 327 घटाएंगे तो 14 में से 7 गए तो 7, इधर बच गया 10, 10 में से 2 गए तो 8, इधर भी बच गया 10, 10 में से 3 गए तो 7, 787 बच गए। ठीक है, यहां जीरो रहेगी 787। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्या कहा जा रहा है कि 5p9, ठीक है, प्लस 2q8। ठीक है दोस्तों, इसका जो मान आया 1114 में से 327 माइनस करेंगे तो वो आया 787। अब देखिए ये कितना आसान सवाल था दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास एक तो P अज्ञात है, Q अज्ञात है, पूछा किसका मान है, Q का संभावित अधिकतम मान पूछा है। प्रोसेस जानने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप प्रोसेस जान जाएंगे तो आपकी स्पीड बनेगी और सेकंड्स में सवाल हल होंगे। देखिए दोस्तों, इसको इसमें जोड़ा जाए तो ये आंसर आ रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए? 5p9 इसमें जोड़िए, क्या जोड़िए? 2q8, इसमें जोड़ना है 2q और 8। जब इसमें हमने जोड़ा तो परिणाम क्या आया दोस्तों? इसमें जब हमने ये जोड़ा तो आंसर कितना आ रहा है? 787। इसको यहां लिख दीजिए 787। ठीक है, अब जोड़ना अपने को आता ही है, हाँ बिल्कुल आता है। तो देखिए जोड़ते हैं, 9 और 8 17 के साथ हासिल का 1, ध्यान देना हासिल का 1। अब आगे बढ़ो, P में Q जोड़ो, ये P में जोड़ा Q और फिर इधर से हासिल है वो भी जोड़ो, 9 और 8 17 का साथ हासिल का 1। तो देखो P प्लस Q प्लस 1, इसका जो वैल्यू आई हमारे पास वो टोटल वैल्यू कितनी है? इसके लिए 9 8 17 का 7 हासिल का 1, तो 1 को P को और Q को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है दोस्तों। देखिए ध्यान से, यही तो मतलब है इसका, यही तो मतलब है इसका। अब देखिए, अगर मैं यहां लिखूं P प्लस Q बराबर 8 और प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 1, यानी P प्लस Q बराबर आया दोस्तों 7। कितना आया? 7। अब पूछा क्या है? Q का संभावित अधिकतम मान बताइए। अधिकतम देखो, अगर मैं इस P को 0 मान लूं और Q को अधिकतम 7 मान लूं तभी तो 7 आएगा। 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, यानी Q का अधिक से अधिक मान हो सकता है 7 और कम से कम मान क्या हो सकता है? मान लीजिए मैं P को 7 मान लूं और Q को कम से कम भी मुझे मानना है तो 0 मानना पड़ेगा, तो 7 प्लस 0 भी क्या आएगा? 7। तो P का अधिकतम मान 7 हो सकता है, Q का अधिकतम मान 7 हो सकता है और P का न्यूनतम 0 हो सकता है, Q का भी न्यूनतम 0 हो सकता है। ठीक है, तो बताइए Q का अधिकतम मान क्या होगा? P और Q को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो इसका अधिक से अधिक जो मान होगा दोस्तों वो 7 हो सकता है। कि माना कि P 0 है और 0 में फिर Q जुड़ रहा है और फिर भी आंसर 7 आ रहा है, इसका मतलब Q अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। ठीक है, और अगर यहीं पर यह पूछा जाए कि Q कम से कम मान बताइए, तो कम से कम मान उसका 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा मान उसका 7 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपके ऑप्शन में है 9 8 7 6। 9 आंसर नहीं है, 8 आंसर नहीं है, 6 आंसर नहीं है, कितना है अधिकतम मान? 7, क्योंकि P में Q जोड़ना है और आना चाहिए 7। अगर P 0 है तो Q अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 7, तभी तो जाके 7 आएगा। और न्यूनतम पूछे तो 0, क्योंकि जब Q न्यूनतम होगा 0 तो P 7 हो जाएगा अधिक से अधिक। ओके, तो जिसका भी पूछा है उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखिए 14 की घात 200 में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है? देखो दोस्तों, हमारे पास घातों से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न हो गए हैं, ध्यान देना, चूक नहीं होनी चाहिए। आपने यहां घात देखी कि घात कितनी है? 200। मैंने कहा कि घात में 4 का भाग देते हैं, 4 पंजे 20, ये 50 बार भाग गया और शेषफल आया 0, तो फिर पूरा पूरा भाग गया तो घात लगा देंगे 14 की घात 4। जब 0 शेषफल आता है तो घात कितनी लगा देते हैं? 4। लेकिन दोस्तों यहां ये बात ध्यान रखने की है कि ये वाली जो प्रोसेस हम करते हैं वो वाली प्रोसेस हम क्या निकालने के लिए करते हैं? इकाई अंक निकालने के लिए करते हैं दोस्तों, ध्यान देना।
अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि 14 की पावर 200 में इकाई अंक कितना होगा, 14 की पावर 200 में इकाई अंक कितना होगा, तो हम 14 की पावर 200 में 4 का भाग देते, 50 बार भाग गया, शेषफल 0। अब शेषफल जब 0 आ जाता है तो पावर कितनी मानते हैं, 4 मानते हैं। तो 14 की पावर 4, या हम ये कहें इसमें इकाई अंक 4 है तो 4 की पावर 4, 4 4 4 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 इंटू 4, जो भी आएगा 4 चौके 16, 24 और 25 256, तो इकाई का अंक आ जाता 6। ये प्रोसेस इकाई के अंक की है दोस्तों, 4 से भाग देने की। लेकिन यहां पर इकाई अंक नहीं पूछा गया है। देखिए आपको यहां पर इकाई अंक नहीं पूछा गया है। प्रश्न ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। ये प्रोसेस इकाई अंक ज्ञात करने की प्रोसेस है दोस्तों। यहां पर यह पूछा गया है कि 14 की पावर 200 में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब दोस्तों घात जो होती है, जब आपको किसी की घात कुछ दे दे, जैसे 14 की घात 200 में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों घातें दो प्रकार की हो सकती है। एक तो आपकी समघात हो सकती है। कौन सी घात हो सकती है दोस्तों, समघात। एक घात ऐसी हो सकती है जो विषम हो, विषम घात। समघात कौन सी, जिसमें 2 से भाग जाए। विषम घात कौन सी, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। ठीक है, तो देखिए 200 में 2 का भाग जाता है तो ये समघात है। नीचे प्रश्न देखिए 9 की पावर 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सेम प्रकृति के सवाल हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां 9 की पावर 19 में 2 का भाग नहीं जाता है तो ये विषम घात है। 19 कैसी घात है, विषम घात है। 200 कैसी घात है, समघात है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए इकाई अंक ज्ञात करने की विधि मैंने आपको बता दी है, लेकिन यहां इकाई अंक नहीं पूछ रहा है। यहां इसका जो भी वैल्यू है उसमें 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस तरीके के जो प्रश्न हैं उनमें आपको यह देखना है कि घात सम है या विषम है। घात सम है या विषम है। अगर घात सम है तो उसमें 2 का भाग जाता है इसलिए सम है, तो घात 2 मान लेना। अगर घात विषम है तो उसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है इसीलिए घात 1 मान लेना दोस्तों, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 200 सम है तो इसको कैसे हल करेंगे। 14 की पावर 200 समघात है, समघात है तो इसकी घात 2 माननी है। कितनी माननी है, 2 माननी है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 की घात 2, क्योंकि 200 क्या है, समघात है। तो यहां पर समझने के लिए आप ये लिख सकते हैं 14 की घात 200, यहां पर ये लिख सकते हैं 200 समघात है। कैसी घात है, समघात है, अतः घात 2 माननी है। मैं लिख देता हूं ताकि गलती नहीं हो, 2 माननी है। सम हो तो 2 माननी है, विषम है तो 1 माननी है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा 14 की घात 2, और 14 की घात 2 का मतलब 14 इंटू 14। ठीक है, तो दोस्तों कितना आंसर आएगा, देखिए गुणा करने पर 14 चौको 56, 9 14 एकम 14 और 9 25 256। कितना आया दोस्तों, 256। 14 चौको 56 हासिल के 5, 14 सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया दिखता है, देखिए दोबारा से। 14 चौको 56 हासिल के 5, 14 एकम 14 और 5 19, 196 आया दोस्तों। कितना आया, 196। अब ये इसकी वैल्यू आ गई, 14 की घात 200 की वैल्यू आ गई 196। अब आगे क्या कह रहा है कि इस वैल्यू में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है। तो इसमें 196 में आप 15 से भाग दे लीजिए। देखिए 15 एकम 15, कितना बच गया दोस्तों, 4। आगे से 6 उतारो, 15 3 45। दोस्तों कितना शेष बचा बताइए। जब 15 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा दोस्तों, 15 3 45, 46 में से 45 गया तो 1 शेषफल बचा दोस्तों। तो इसीलिए 196 आ गया, तो आप यहां लिखेंगे 196 भाग 15। ठीक है, तो शेषफल लिख देंगे आप, शेषफल बराबर 1। देखिए 196 में 15 का भाग दिया, 13 बार भाग गया। ठीक है, और 13 बार भाग गया और शेष कितना आ गया, 1 आ गया है। तो यहां आप लिखेंगे शेषफल 1। आपका जो आंसर होगा वो होगा 1। क्या होगा दोस्तों, 1। कि जब इसकी वैल्यू में 14 की पावर 200 में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है। 14 की पावर 200 सम है,
सम है तो हमने घात मानी 2, विषम है तो घात मानेंगे 1। हल किया 14 की पावर 2 यानी 14 इंटू 14 196। 196 में भाग दिया हमने 15 से और शेषफल आ गया 1। देखिए 196 भाग 15, 15 एकम 15, बच गए 4, 6 उतारा 15 से 45, बचा 1। अब भाग नहीं जा रहा तो ये शेषफल यानी 1 आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार नीचे देखिए 9 की पावर 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। अब देखिए दोस्तों वहां समघात थी, यहां 9 की पावर 19 यहां विषम घात है, तो देखो घात विषम है, अतः विषम क्यों है, क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा है। घात विषम है अतः घात 1 माननी है, और सम है तो घात 2 माननी है। घात विषम है तो घात 1 माननी है। तो यहां आ जाएगा 9 की घात 19 प्लस 6 को कैसे लिख सकते हैं, 9 की घात 1, क्योंकि ये घात विषम है तो हम इसकी जगह 1 मानेंगे। फिर प्लस 6, ये आ गया प्लस 6। 9 की घात 1 मतलब 9 हो गया, प्लस 6 और 9 और 6 हो गए 15। अब देखिए इस 15 में क्या करना है, 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों ये 15 है, ये 8 से विभाजित कर रहे हैं, 8 एकम 8, कितने बच गए 7। अब 7 में भाग नहीं जा रहा है तो आप यहां लिखेंगे 15 भाग 8, तो ये आ जाएगा आपका शेषफल बराबर 7। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 8 एकम 8 एक ही बार भाग जाएगा, बच गया कितना 7, तो शेषफल 7। आपको ये विचित्र सवाल लग सकते हैं लेकिन इनका सेकंड्स में आंसर आएगा दोस्तों, इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। परीक्षा में हम जब प्रश्न देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि आई कांट सॉल्व इट, यू कैन डू इट। आप इसको कर सकते हैं और दोस्तों आपको करना ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम और आगे बढ़े दोस्तों, तो हमारे पास प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न संख्याओं पर आधारित सारे के सारे प्रश्न मैं यहां लेकर आया हूं ताकि आपको ये पता चले कि क्या ट्रेंड जो है वो चल रहा है परीक्षाओं में और किस प्रकार के प्रश्न संख्याओं पर बनते हैं। तो देखिए 25 की घात 10, 24 की घात 20, 26 की घात 25 में, अब ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। अभाज्य गुणनखंडों की किसकी संख्या, कुल संख्या किसकी पूछी गई दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की। तो आप देख रहे हैं 25 की पावर 10 है, तो दोस्तों मुझे आप एक चीज बताइए कि 25 की पावर जो 10 है, 24 की पावर जो 20 है, या 26 की पावर जो 25 है, क्या ये जो गुणनखंड हैं ये अभाज्य हैं? नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके, वो अभाज्य होते हैं, जिनको और नहीं तोड़ा जा सके। लेकिन देखिए 25 को तो तोड़ा जा सकता है 5 इंटू 5 में, तो ये अभाज्य कहां हुआ। तो आप इन संख्याओं के ऐसे टुकड़े कर दो जो फिर दोबारा तोड़े ना जा सके। तो देखिए कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। बहुत ही आसानी से 25 को आप लिख दीजिए 5 इंटू 5। अब मुझे बताइए 50 में 25 हो गया, क्या इस 5 को और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते दोस्तों। 5 के कोई गुणनखंड नहीं है, 5 अभाज्य गुणनखंड में आता है। तो इसकी घात कितनी है 10, यहां ऊपर लिख दीजिए, गुणा ये 24 है दोस्तों। तो 24 को देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 आ गया क्या। अब 2 भी नहीं टूटेगा और 3 भी नहीं टूटेगा और आपका 24 भी हो गया दोस्तों, पूरा हो गया। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और घात कितनी है दोस्तों 20। फिर आगे चलिए इंटू 26, 26 के टुकड़े कीजिए दोस्तों जिसको तोड़ा नहीं जा सके, 2 और 13, 13 दूनी 26 और घात कितनी 25। देखिए ना तो अब 2 को तोड़ा जा सकता, ना ही अब 13 को तोड़ा जा सकता। 13 के गुणनखंड होते ही नहीं है, तो 13 भी अभाज्य गुणनखंड में है। और ज्यादा अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 26 आपको आ नहीं रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 2 का भाग दिया तो 13 दूनी 26। अब 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। तो गुणनखंड कौन से हुए,
2 इंटू 13, ये अभाज्य गुणनखंड हुए दोस्तों। कौन से गुणनखंड है ये? अभाज्य गुणनखंड। अब आपको पूछा क्या है, क्या हमने 25 को भी अभाज्य में तोड़ दिया? बिल्कुल। 24 को भी अभाज्य में तोड़ दिया? बिल्कुल। 26 को भी अभाज्य में तोड़ दिया? बिल्कुल। अब पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसका तात्पर्य क्या है, 5 गुणा 5 की घात 10, यानी 5 की घात 10 गुणा 5 की घात 10। ये घात इस पर भी है, ये घात इस पर भी है। ठीक इसी प्रकार ये 20 वाली घात इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो सब पर वो घात है दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे? 5 की घात 10 गुणा 5 की घात 10 गुणा 2 की, देखो 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, तो इसकी घात भी 20 होगी, 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 गुणा यहां 2 और 13 है, ये 2 और ये 13, घात कितनी है? 25, तो 2 की भी 25 होगी और 13 की भी 25 होगी। ये पूरे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हो गए, उनकी संख्या मालूम करने के लिए कहा है। तो संख्या देखिए, संख्या 5 कितनी बार है? 10 बार। ये ऊपर वाली संख्या है, फिर 5 कितनी बार है? 10 बार। तो देखो 10 तो ये हो गए, प्लस 10 ये हो गए, प्लस 2 की पावर 20 ये हो गए, फिर 20 ये हो गए। कितने बार लिखना है 20? 1 2 3 बार 20 और 1 3 की है, 4 बार 20 लिखना है, 1 2 3 4 बार। आप घातों को जोड़ दीजिए, ये गुणनखंडों की संख्या है। देखो गुणनखंड ये 5 के गुणनखंड कितने हैं इसमें? 10 बार, 10 10 20, फिर 40 60 80 100। देखो ये आ गया, 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 आगे आइए। प्लस 2 की पावर कितनी है? इसमें 25 पावर है, इसमें 13 की भी 25 है। तो ये हो गई आपकी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। जो घात होती है उसको जोड़ दो, कुल संख्या आ जाएंगी, क्योंकि ये 5 10 बार है, ये 5 10 बार है, ये 2 20 बार है, ये 2 20 बार है, ये 2 20 बार है, ये 3 20 बार है, ये 2 25 बार है, ये 13 25 बार है, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगी 10 और 10 20, 20 40, 20 60, 20 80, 20 100, 100 और 25 125, 125 और 25 150, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 150। और आप लिख देंगे आंसर। इस पावर को हम डायरेक्ट यहां नहीं जोड़ सकते थे कि 10 और 20 30, 30 और 25 55 कि साहब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 55 है। नहीं, 55 नहीं है, क्योंकि इस 25 के भी 2 टुकड़े होते हैं, इस 24 के भी वो टुकड़े होते हैं, इस 26 के भी टुकड़े होते हैं। अभाज्य टुकड़े करो। अभी ये भाज्य है, 26 भी भाज्य है, 24 भी भाज्य है और 25 भी भाज्य है, जा रहा ना भाग, इसलिए वो भाज्य है। उनको नहीं जोड़ सकते, पहले अभाज्य में तोड़ो और फिर उनकी घातों को जोड़ो, वो हो जाएंगे कुल अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 और 4 की पावर 63 को जोड़ा गया है। ठीक है, यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो जोड़ने पर निम्न में से किस से विभाज्य है, यानी किसका भाग जाएगा? 4 की पावर 61 में 4 की पावर 62 और 4 की पावर 63 का, यानी इसका मान और इसका मान जो भी है उनको जोड़ा गया है। जोड़ने पर कोई संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या निम्न में से किससे विभाजित होती है, ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए हम टू द पॉइंट कैसे करेंगे। देखो 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62 है और 4 की पावर 63 है। तो देखो इसमें 61 है, इसमें 62 है, इसमें 63 है, तो 61 इसमें भी है, एक ज्यादा है ना 61 से, 61 इसमें भी है, ये 2 ज्यादा है 61 से। तो आप क्या करेंगे, 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। क्या ले लेंगे? कॉमन। फिर क्या होगा? फिर होगा 4 की पावर 61 कॉमन ले ली तो यहां बच गया 1 इस जगह, फिर प्लस 4 की पावर 62 में से 4 की पावर 61 कॉमन आ गई तो 4 की पावर 1 बच गई, क्योंकि 61 और 1 62, प्लस 4 की पावर यहां 63 थी, 61 कॉमन आ गई, 62 और 63 2 बच गई, तो यहां 4 की पावर 2 लिख दी। ठीक है दोस्तों, कॉमन आ रहा है इसलिए ले रहे हैं, नहीं आ रहा तो नहीं लेते, नहीं आ रहा है तो नहीं लेते, यहां आ रहा है कॉमन। तो देखिए
4 की पावर 61 जो है ये गुणा हो रही है, किससे गुणा हो रही है? देखिए ब्रैकेट यहां कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, किससे गुणा हो रही है? 1 प्लस 4 की घात 1 का मान 4 हो गया, प्लस 4 की घात 2 का मान 4 इंटू 4 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 4 की पावर 61 हमारे पास 4 की पावर 61 के बाद क्या है? गुणा का चिन्ह है, और किससे गुणा है? इससे। 16 और 4 20 और 21 से गुणा है 4 की पावर 61, तो यहां लिख दीजिए 16 और 4 20 और 21 जुड़ रहे हैं ना ये, तो 4 की पावर 61 गुणा 21। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है, यानी इसका जो भी मान आएगा आप इसको और चाहें तो हल कर सकते हैं। देखिए अभी पीछे हमने पढ़ा था कि निम्न में से किससे विभाज्य है, तो घात वाले जो सवाल थे उसके अंदर हमने क्या कहा था कि इकाई अंक में तो हम क्या करते हैं, 4 का भाग देके देख लेते हैं, पूरी पूरी बार भाग गया, शेषफल 0 है तो घात 4 मान लेते हैं, और अगर कुछ शेषफल बचता है तो उसी को हम घात मान लेते हैं, लेकिन वो हम करते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर हमें ये पूछे कि निम्न में से किससे विभाजित है, तो हम क्या करते हैं, घात सम है तो हम घात 2 मान लेते हैं, घात विषम है तो हम घात 1 मान लेते हैं। जैसा कि यहाँ 4 की घात 61 विषम है, क्योंकि 2 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ विषम घात होने की वजह से हम इसको मानेंगे 4 की घात 1, और ये आगे आ गया आपका 21। तो 4 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 4 ही हुआ इंटू 21, यानी कि ये हो गया 21 चौक 84, इसकी वैल्यू कितनी आई, 84। अब ये किससे विभाजित है, निम्न में से ऑप्शन दे रखा है तो देख लीजिए, क्या 84 3 से विभाजित है? देखिए 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, यानी 28 बार, बिल्कुल 3 से विभाजित है। 84 आया ना अपने पास, 84 देख लो 3 से विभाजित है, बिल्कुल है, लेकिन यहीं पर उत्तर नहीं लगाना है दोस्तों, सारे ऑप्शंस पर नजर मारनी है। आगे चलिए 7, क्या 84 में 7, क्योंकि वैल्यू 84 आई है तो 7 से भाग जाता है क्या? देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 84 बिल्कुल जाता है, ये भी उत्तर है सर। आपका 3 का भी भाग जा रहा है इसमें, 7 का भी इसमें भाग जा रहा है। फिर आगे चलिए 21, 21 से चौक 84, बिल्कुल 21 से भी विभाजित है ये संख्या, यानी 3 से भी है, 7 से भी है, 21 से भी है। ऑप्शन डी सभी से विभाजित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कि जब हम 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 और 4 की पावर 63 को हल करते हैं तो किससे विभाज्य है? हमने हल किया, 61 ले ली कॉमन, क्या ले ली, कॉमन ले ली, और यहां बच गया 1, 62 में से 61 गए तो पावर 1 बच गई, 63 में से 61 गए तो पावर 2 बच गई, तो 4 की पावर 61 इंटू यहाँ 1 आ गया, 4 की पावर 1 यानी 4, 4 की पावर 2 यानी 16। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ फिर देखिए, 16 4 20 और 1 21, यानी 4 की पावर 61 इंटू 21।